हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं बीती विभावरी जागरी। यह एक कविता है। ये NIOS हिंदी क्लास 10th की कविता है, चैप्टर 17 है। तो आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं और इसी एक वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को, जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी। हम ना सबसे पहले कविता का मूल भाव देख लेते हैं। मूल भाव में हमें पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है या फिर क्या क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं है। इसलिए हम मूल भाव मतलब कि सारांश होता है, एंड सारांश का मतलब होता है समरी। तो ये पहले हम कर लेते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब कोल्ड की वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, बट आई होप मैं इतना बोल पा रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो बीती विभावरी जागरी कविता है उसका समरी, मतलब इस कविता में क्या दे रखा है हम मोटा मोटी वो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बाकी इसके बाद तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का मतलब भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मूल भाव देख लेते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद के इस गीत में प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य को अत्यंत मोहक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो बीती विभावरी जागरी कविता है, इसके जो कवि हैं, ये इसके जो लेखक है जिन्होंने ये लिखा है, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और इसमें जो सूर्योदय का टाइम होता है, मतलब कि जो प्रातः काल का जो टाइम होता है, उसके सौंदर्य को और उसका जो सौंदर्य के मोहक रूप है, कितना अच्छा लगता है। जो मॉर्निंग का सनराइज़ हो रहा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, जो 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 फ्लावर्स होते हैं, वो जो कलियां होती हैं वो खिल गई होती हैं, मतलब एक अनमोल सा मोहक सा दृश्य आता है, उसके बारे में चित्रण किया गया है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है इस कविता में। रात बीतने पर तारे डूब जाते हैं। जब रात ख़त्म हो जाती है तब तारे भी ख़त्म होने लग जाते हैं और आसमान में लालिमा छा जाती है। लालिमा मतलब सूर्योदय का जो सनराइज़ होने वाला होता है, वो वाला जो लालिमा होता है वो छा जाती है। और पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की न सुनाई पड़ने वाली सरसराहट होती है। अब पक्षियों की छोटी छोटी, मतलब जो पक्षियाँ होती हैं, चहचहाहट वो तो समझ में आती है, पर जब फूल खिलते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देता, वो दिखाई देता है, ठीक है। उसकी सरसराहट होती है एंड शीतल मंद समीर बहने लगता है, ठंडी ठंडी सी धीमे धीमे सी हवा बहने लग जाती है। और कवि ने इसी का अत्यंत सुंदर तथा मानवीकृत वर्णन किया है इस कविता में। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। कविता में प्रकृति को इस प्रातःकालीन गतिशीलता का वर्णन एक सखी मतलब एक फ्रेंड दूसरी अपनी सखी के सामने कर रही है। इस वर्णन के पीछे सखी को भी जगाने की, सक्रिय होने का संदेश दिया गया है। कवि ने देशवासियों का भी चेतना युक्त होने का आह्वान किया है, ठीक है। और इसी कविता में फिर आगे हम पढ़ते हैं कि एक जो सखी होती है वो अपनी दूसरी सखी को जगा रही होती है। और जो मनोहर जो ये प्रकृति का जो सौंदर्य है इसका वर्णन करती है, इसके बारे में बताती है कि चहचहाहट हो रही है, फूल खिल गए हैं, आसमान में लालिमा छा गई है, ऐसा ऐसा बोलकर वो अपनी जो दूसरी उसकी सखी होती है उसको जगा रही होती है। इसके पीछे कवि का जो संदेश है वो है कि देशवासियों को चेतना युक्त, मतलब कि देशवासियों को जगाने का कार्य भी इन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। और इस कविता के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी ये मतलब लगा लिया है, अंदाज़ा लगा लिया है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम मतलब 2-3 पार्ट हम करेंगे एक कविता का, जो ये कविता है बीती विभावरी जागरी, और उसका अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। जो कविता है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। कविता है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, ठीक है। तो ये कविता की लाइन है, ये आपके NIOS की जो बुक है, मतलब हिंदी की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी ये लाइन है। और इसका मैंने अर्थ नीचे लिखा है और मैं अभी आपको समझाऊंगी भी कि इसका मतलब क्या है।
क्या है लाइन, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। इसका मतलब है कि ये जो युवती है, मतलब एक जो सखी है, वो अपनी जो उसकी दूसरी सखी सो रही है उससे कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है और अब तुम जाग जाओ। बीती विभावरी, बीती मतलब कि रात बीत चुकी है, जागरी अब तुम जाग जाओ। वह प्रेरित करते हुए आगे कहती है कि देखो पूरी प्रकृति अब क्रमशः जागरण की ओर बढ़ रही है। मतलब कि जो पूरी प्रकृति है वो सब जग रहे हैं एंड आकाश के तारे जो हैं धीरे धीरे डूब रहे हैं। हमने जो भी समरी पढ़ा था उसमें भी यही था कि जब दिन निकलने को आता है तब जो तारे होते हैं वो छिपने लग जाते हैं, ढलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि उषा का मतलब होता है सुबह, एक समझदार स्त्री की तरह है। अब यहाँ पे मानवीकरण करा गया है। मानवीकरण किसका करा गया है? जो सुबह को एक समझदार स्त्री बताया है कि जो मॉर्निंग का टाइम है वो एक समझदार सी स्त्री है जो खूब सवेरे पनघट पर पानी भरने के लिए आ गया है। और जो समझदार स्त्री है वो क्या करती है, वो सवेरे सवेरे अपना कारोबार में लग जाती है, जो भी उनका काम होता है। ठीक है, तो वही है कि जो सुबह है ना वो समझदार स्त्री की तरह है, वो सवेरे सवेरे पनघट पर पानी भरने के लिए आ गया। और ये किसकी लाइन है? अंबर पनघट में डूबो रही। ठीक है, एंड वो जो स्त्री है अपने घड़ों को पनघट पर डुबो कर पानी भर रही है। ठीक है, यूँ कहें कि जो अंबर रूपी पनघट है, अंबर मतलब आकाश रूपी पनघट है, आकाश को पनघट बताया गया है और तारे रूपी घड़े हैं। ठीक है, सुबह को स्त्री बताया गया है, अंबर मतलब आकाश को पनघट बताया गया है और तारे को बताया गया है घड़ा। मानवीकरण तो सिर्फ स्त्री का किया गया है जो कि सुबह को बताया गया है। ठीक है, अंबर को पनघट बताया गया है एंड तारे को बताया गया है घड़ा। एंड उषा रूपी गृह कार्य दक्ष स्त्री जो है डुबो रही है। ठीक है, जो है अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो इसका अर्थ तो ये हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने तो कोशिश करी है, जो भी जिस तरीके से भी समझाना मुझे सही लगा है। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों के कुछ काम आ रहा है। मैं आप लोगों के कुछ मदद कर पा रही हूँ। इसी से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम ये जो हमने जो लाइन पढ़ी है इसके आगे वाली जो कविता की लाइन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लोह यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब ये कविता की पंक्तियां हैं, कविता के लाइन्स हैं। इसी को हम अर्थ में मैंने लिखा है, ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या कहती है कि देखो सखी, पक्षी अपने झुंड सहित कलवर कर रहे हैं। झुंड मतलब कि पक्षियों को आपने देखा होगा आसमान में जब वो उड़ते हैं तो अपने साथी के संग झुंड में उड़ते हैं। वे कुल कुल की आवाज़ करके जाग रहे हैं। इसके अलावा पौधों के लाल लाल नए पत्ते ऐसे झूम रहे हैं मानो वे हवा में लहराते आंचल की तरह हो। ठीक है, और इस तरह पक्षी और पौधे अपनी जागृति का संपूर्ण संकेत दे रहे हैं। मगर तुम अब तक सोई हुई हो, रात बीत चुकी है, अब जाग जाओ। एक सखी दूसरी सखी को उठाते हुए, जगाते हुए ऐसा कहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह अब यहाँ से है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। दूसरी लाइन यहाँ से है, लो या लतिका भी भर लाई, मधु मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, अब ये वाला मैंने आपको समझाने अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, उसकी लाइन ये है कि कल जिस कोमल लता को तुमने देखा था वह आज कली से सजी हुई दिखाई पड़ रही है। इस लतिका में लगी हुई मधुर मोहक कली ऐसे मालूम पड़ रही है मानो रस से भरी हुई एक प्यारी सी नई गगरी हो। सखी देखो, प्रकृति ने कितना नया रूप धारण कर लिया है, मगर अब तक तुम सोई हुई हो। अब यहाँ पे वही सखी जो दूसरी सखी को अपनी जगाते हुए यहाँ पे कर रही थी कि कैसे झुंड में अब पक्षियों कलवर कर रहे हैं, कुल कुल की आवाज़ कर रहे हैं, पौधों में लाल लाल नए पत्ते ऐसे झूम रहे हैं मानो कि
हवा में लहराते हुए आंचल हो, ठीक है। और ये जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सभी अपने जागने का संकेत दे रहे हैं। दूसरी लाइन में उन्होंने ये बोला है कि मतलब जो सखी है उन्होंने ये बोला है, ये सब मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इस लाइन में इन्होंने ये बोला है कि दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक कि जो कल तुमने जिस कोमल सी लता को देखा था, आज उसी कोमल सी लता में सजी हुई जो कली है, कली से सजी हुई दिखाई पड़ रही है। और इस लतिका में मधुर मोहक कली ऐसे मालूम पड़ रही है जब मानो कि वह रस से भरी हुई एक प्यारी सी गगरी हो। फिर आगे बोलती है कि सखी देखो, प्रकृति ने कितना नया रूप धारण कर लिया है, मगर तुम अब तक सोई हुई हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब कविता के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे सखी बोलती है कि अधरों में राग आनंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। ठीक है, तो ये हमारा जो कविता की लास्ट पंक्तियाँ हैं, इसका अर्थ हम समझते हैं। इतना कहने के बाद भी युवती अपनी सोई हुई सखी के निजी प्रसंग का सांकेतिक उल्लेख करती है। अब जो सखी थी उसने तो बताया था कि देखो क्या क्या हो रहा है, तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाओ। पर अब उसके बारे में, उसके निजी के बारे में, उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में संकेत करके उल्लेख करती है। वह चाहती है कि उसकी सखी का वियोग जनित दुख दूर हो। मतलब कि जो सो रही है सखी, अब जो सखी जगने के लिए कह रही है, वो चाहती है कि उसका जो वियोग है, ठीक है, उस सखी का जो वियोग है, मतलब कि कुछ उसके मन में पीड़ा है, कुछ दुख है, वो दूर हो जाए। वह जागे और प्रकृति के उल्लास से जुड़कर अपने व्यक्तिगत दुख को हल्का कर ले। क्योंकि जब हम आसपास अपना अच्छा सा मनोहर सा दृश्य देखते हैं तो हम एक टाइम के लिए अपने दुख को भूल जाते हैं, ठीक है, और आसपास के उसमें रम जाते हैं। तो वो सखी जो है जगा कर यही चाहती है कि उसकी जो दूसरी सखी जो सो रही है वो अपने दुख को हल्का कर ले। वह कहती है कि सखी, रात में तुम्हारे होठों पर जो लाली लगी थी वह अभी तक जस की तस है। वो जो सखी है वो कहती है कि तुमने रात में जो होठों पर लाली लगाई थी वो अभी तक वैसे की वैसे ही है। और रात में तुमने अपने लंबे बालों में जो सुगंधी लगाई थी, बालों में कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस सा नहीं यूज़ करते, आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वैसा वो लगाई हो, वो भी अभी बालों को जो उसने सुगंधी करके सजाया था वो भी अभी तक वैसे का वैसा ही है, जबकि पूरी रात बीत चुकी है। सखी फिर वो बोलती है, जो सखी जगा रही है, फिर वो बोलती है, मैं अब समझ रही हूँ तुम्हारी आंखों में विहाग का राग भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जो जगा रही है सखी, वो जो सोई हुई है सखी, उससे कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे आँखों में विहाग का राग भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब विहाग का राग का मतलब होता है कि किसी से बिछड़ जाने पे जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उससे बिछड़ने के बाद जो दुख होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब इसी के ये जो पंक्तियाँ हैं इसी के अर्थ में हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। आगे जो सखी है वो कहती है कि वो जो तुम्हारे आँखों में विहाग का राग है, वह राग बता रहा है कि तुम अपने प्रिय की प्रतीक्षा में रात के तीसरे प्रहर मतलब कि 12 से लेकर 3 बजे तक जागती रही हो। वो कहती है कि तुम रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रात के तीसरे प्रहर तक जागती रही हो। मैं जान गई हूँ कि प्रतीक्षा में व्याकुल होकर तुमने रात के तीसरे प्रहर में गाया जाने वाला विहाग का राग गाया होगा। अब वो जो सखी है जो जगा रही है अपनी दूसरी सखी को, वो कहती है कि तुम अपने प्रिय को, मतलब कि जिससे को भी तुम चाहती हो, तुमने उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल होकर रात के तीसरे प्रहर में, जो कि रात का तीसरा प्रहर होता है 12 से लेकर 3 बजे तक, उसमें तुम एक जो विहाग का राग होता है, किसी से बिछड़ने का जो एक राग होता है, वो तुमने गाया होगा। और उसी राग का भाव अपनी आँखों में बसाए हुए निराश होकर तुम सो गई होगी। ठीक है, अब आगे सखी बोलती है कि सखी अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है,
देखो पूरी प्रकृति जाग चुकी है। रात की शिथिलता और खुमारी को छोड़कर अब सब लोग जाग रहे हैं, तुम्हें भी जाग जाना चाहिए। देखिए ये जो जगा रही है सखी, मतलब दोस्त, फ्रेंड, कुछ भी कह लो आप, जो जगा रही है वो कितनी अच्छी है ना, कि कितना ज़्यादा सोचती है उसके बारे में, जगा रही है उसको। हम भी सोचते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा दोस्त हो। खैर आते हैं हमारे चैप्टर पे। आई होप आपको समझ में तो आया होगा। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2-3 लाइंस में मैंने 2-3 पार्ट में मैंने इसको कवर कर दिया है। आप देखेंगे बुक में तो मैंने सारी लाइंस कवर करी हैं और उसका मतलब भी मैंने बिल्कुल ईजी शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप बुक में देखेंगे ना तो उसका अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है। यहाँ से आप समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है और मैं आशा करती हूँ कि मैं थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पाई हूँ। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हेल्प मिली है, कैसा लगा है। और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।